बीजेपी ने प्लांट किया है प्रशांत किशोर को लालू और नीतीश को समाप्त करने के लिए। मैं आपको बता सकता हूं कि ये अगर आप यहाँ स्थापित हो गया, बिहार को खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। राजनीति को एक कारपोरेट कल्चर बना रहे हैं। तो उनको कुछ तो डराना पड़ेगा ना अपने लोगों को बोल के बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। कि हम पीतल को लेके डिस्कस क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास इतने सोना पड़ा हुआ है। पैसा कहाँ से आवता था ना? आवत रहन लोग करोड़ों करोड़ों रुपया का ऑफर लेके कि गा हाथ करोड़ के बजट बा, हाथ ना राख ली है, जमीन ले ली, फैक्ट्री ले ली, का ना का आवत रहन लोग। किससे कंपटीशन है? उनका तो खत्म है चैप्टर, उसको कंपटीशन में अब नहीं है। अंबेडकर को क्यों जोड़ा आप लोगों ने? गांधी जी तो थे ही, काफी थे गांधी जी। सारा फोकस बच्चों के लिए है। ये आप पर बुमरैंग नहीं करेगा? 2/3 जो नेता निकलेंगे जनसुराज से वो नए होंगे। इससे आपको लगता है कि आप लोग सफल हो जाएंगे? बच्चे अभी स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, सबको ग्रूम किया जा रहा है। सबसे बड़का समस्या हो जकाबा 7-8 मर्डर होता है तब तक तो ठीक है, 10 जब पार होता है ना तब हम लोग थोड़ा सा हरकत में आते हैं। ये सिद्ध कर दें कि मैं हूं इनको समाप्त करने वाला, तो बीजेपी अपना नेता इनको बना देगी। असम में जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं, अच्छे प्रशासनिक हैं। ये कैसे अचानक, मतलब अचानक आ गया क्या? मैंने कैसे आ गया, हम समझ नहीं पाए हैं। अपने लोगों को बांध के रखने के लिए, रोक के रखने के लिए, डरा रहे, उधर मत जाओ, उधर शेर है, उधर मत जाओ, उधर भूत है, उधर मत जाओ, उधर पकड़ लेंगे तुमको। ये लगता कि पागल है, कार्य मर्द लेके कहाँ से फंस गई में। अब सडनली सब गायब हो गया, ना गाड़ी है, ना ऑर्डरली है, ना घर है, कुछ नहीं है, बस रास्ते पे ले आए तुम हमको, उस टाइप का बात हो गया। बिहिया के पूरी ना रही, बुनिया ना रही, नाच चाहिए ओझा के ना घर रत रहे, चांद भी बिना नाचे बजे के हो गए। IAS IPS हो के आदमी का तो समझ ना हो या पैसा ऐसे वेस्ट करे कि जितना पैसा में ही सब करियो उतना में एगो लड़का के दे दे 2 साल पढ़ाई कर ली। जंगल राज दिख रहा था नीतीश के राज में, खाली ऑपरेट जंगल जंगल जंगल, यही एनकाउंटर्स, जंगल, गोली, बंदूक, खून, यही लगातार 5 साल देखा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे बगल में बैठे हैं आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, लेकिन अब ये हो गए हैं इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, या कहें कि इंडियन पीपुल सर्विस, जो भी आप समझिए, जो भी अच्छा लगे आप समझिए। हमने IPS का मतलब अब इनके लिए यही गढ़ दिया है, ये सब गढ़ने में हम माहिरों हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, चूंकि अभी ये जनसुराज से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं जनसुराज में, अच्छा भी लग रहा है, जहाँ अच्छा लगे वो ये रहे कि चाहिए। जनसुराज की कल ही एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, सम्मेलन हम कहें, रैली तो कहेंगे नहीं, जिसमें प्रशांत किशोर जो सर्वे सर्वा हैं उसके, हालांकि सर्वे सर्वा कार्यकारी तो दूसरे को बना दिए हैं, अभी वो चाणक्य की भूमिका में कहिए या जो मेंटर जो भी कहिए, तो हम लोग उस पर बात करेंगे आनंद मिश्रा जी से। बक्सर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, अच्छा वोट 50,000 वोट भी लाए थे निर्दलीय, जबकि इतना लोग लागा रहे इनका खिलाफ में। AI तक के उनमें उतारिए, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे कैसे क्या चीज़ चल रहा है, हम लोग उस पर पूरी तरह से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद मिश्रा जी, न्यूज हाट के इस दफ्तर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। तो बताइए आप कुछ जनसुराज के बारे में, क्या जनसुराज में चल रहा है उसके बारे में, फिर हम आपसे आपके बारे में जानेंगे। लेकिन जनसुराज का क्या है? जी, अब जैसा आपने देखा होगा कि जनसुराज एक ऐसा मुहिम है जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिभाषा को मतलब रीडिफाइन करने की प्रयत्न कर रहा है। एक सकारात्मक राजनीति जहाँ पे कि आपकी लकीर को काटा काटी नहीं करके हम लंबी लकीर खींच दे, इस पे ज़्यादा फोकस है। पूरा का पूरा देखिए, जो नैरेटिव्स बिल्डअप होते हैं कभी भी राजनीति में, वो कभी जाति के इर्द गिर्द होंगे, किसी के बुराई के कुछ ना कुछ। अभी ये क्या है कि भविष्य को लेके, एक बिहार का भविष्य, उससे भी ज़्यादा जो इमोटिव है इस दल का, कि हम किसका चेहरा देख के ये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो है अपने बच्चों का चेहरा देख के। तो ये मुझे लगता है कि जनसुराज का अगर आप की थीम पकड़ना चाहेंगे तो वो है कि सारा फोकस बच्चों के लिए है। इसलिए क्योंकि शायद जो बच्चों के लिए जो प्रेम है, जो वात्सल्य जो किसी के मन में रहता है, उससे पवित्र भावना नहीं हो सकती। तो अगर राजनीति में इस भाव से काम किया जाए तो ऐसा आप आशा कर सकते हैं कि सच्चाई जो है, सिंसियरिटी जो है, वो बरकरार रहेगी। तो ये बेसिक मूल मंत्र जो मुझे दिखा जनसुराज में। दूसरा जो अच्छा चीज़ है कि जनसुराज में नेतृत्व गढ़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे हर तरह से देखेंगे, अलग अलग तरह से वाहिनी दल जुड़ा हुआ है, अलग अलग ऐसे लोग जुड़े हैं। तो उनमें मैं जब उनसे मिलता भी हूँ, पूछता भी हूँ कि तुम क्यों जुड़े हो, क्या मिल रहा है तुमसे, तो सबका यही समझ है कि जब PK जैसा मेंटर हमको मिल रहा है फ्री में,
जहाँ भाई पीके से हम डायरेक्टली सीख रहे हैं सामाजिक या राजनीतिक इस पे प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करा जाता है, और इससे कहीं ना कहीं हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और हम राजनीति को बेहतर समझ पाएंगे। आज हो सकता है सब लोग कहते हैं भैया एक ही प्रशांति जी का चेहरा दिख रहा है सब, तो भाई पहले तो कोई एक का ही दिखेगा ना। अब ये जो तैयारी चल रही है, जब बच्चे अब स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, सबको ग्रूम किया जा रहा है, 2/3 जो नेता निकलेंगे जनसुराज से वो नए होंगे, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा होगा, जिनके पास कोई संगठन या संसाधन नहीं रहा होगा, लेकिन साहस है नेतृत्व करने का या सामाजिक और राजनीतिक काम करने का। तो वैसे 2/3 को आगे बढ़ाना है। मतलब यहाँ सीधा सीधा चीज है कि आप नए लीडर्स बना रहे हैं। तो ये सब जो एक सकारात्मक अनुभूति होता है जनसुराज में, मैं जब खुद आया तो क्योंकि मैं एक संगठित सर्विस में था, तो एक काम का हमारा प्रोफेशनल अप्रोच हमेशा रहा है कोई चीज़ करने का। तो यहाँ जनसुराज में सबसे अच्छा जो मुझे चीज़ लगा, ये एक प्रोफेशनल अप्रोच, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना। ये हवा हवा वाला काम नहीं है कि अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, और उस आउटकम का मतलब आप उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे। ये नहीं कि बहुत आदमी आया, बहुत आदमी कितना आदमी होता है, बहुत काम कर दिए, तो बहुत काम क्या क्या किए, कितने दिनों में किए। तो ये अप्रोच लेके अगर हम बिहार की राजनीति में आते हैं तो हमें लगता है कि बिहार की राजनीति मतलब रीडिफाइन होगी। और इन जनरल जो देखें ना, हर जगह आप एक अलग ही लेवल पे नैरेटिव चलता है, मतलब जात सेंट्रिक हो गया है। ऐसा लगता है जैसे बिहार में जाति के अलावा कोई बात ही नहीं है। तो अब ऐसे नए नए आपको आयाम क्रिएट कर रहा है जनसुराज कि पूरा पॉलिटिकल डिस्कशन का अब टॉपिक्स नया होना पड़ जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। अंबेडकर को क्यों जोड़ा आप लोगों ने? गांधी जी तो थे ही, काफी थे गांधी जी। हाँ, ये देखिए, ये क्या था कि ये डिस्कशन हुआ, ये जब बात आई थी गांधी जी के बारे में भी, और जगह जगह पे हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, तो पूरे हर जगह जाके बात करी कि उनसे लोगों से पूछना शुरू किया गया, आप बताइए इसमें कुछ और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये ज़मीन से बात उठ के आई कि अंबेडकर जी को भी हम लोग को रखना चाहिए कि एक तो संविधान जो है उसमें उनका एक बड़ा अनुदान रहा है, उनका बड़ा रोल रहा है, और दूसरा है कि एक बहुत बड़ा हमारा समाज का तख्ता है जो कि अंबेडकर जी को एज एन आइडल दिखता है, उनसे रिलेट करता है, उनसे जुड़ता है। तो वो समाज, जब वो जो समाज का तख्ता है उसको अब जब उसकी तरफ से बात ऐसी आ रही है, तो ऐसा ना हो जाए कि हम उसको नज़रअंदाज कर दें या कुछ। तो जितना रोल गांधी जी का आज़ादी के पहले तक रहा है, अंबेडकर जी का शायद आज़ादी के बाद का रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य आप देखिए कि आज़ादी से पहले से लेके और आज़ादी के बाद का जो भारत का संविधान और भारत की राजनीतिक जो मुहिम है या राजनीतिक जो एक कैरेक्टर है, उसको डिफाइन करने में अंबेडकर जी का और गांधी जी का दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक आपको लगता है कि आप लोग सफल हो जाएंगे? कास्ट कंसिडरेशन जो है बिहार में बड़ा माने गहराई में चल गई बा, तो आप लोग उसको समाप्त कर देंगे? देखिए, ये समाप्त करने का नहीं, हम लोग क्या क्या कोशिश करेंगे कि जो कास्ट को लेके हम लोग, क्योंकि यही डिस्कशन टेबल पर कास्ट रख दिया गया है और उसी के इर्द गिर्द हम लोग सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अब हम वो टेबल पर वो सामान ही बदल देने के हैं या टेबल हम चेंज करना चाह रहे हैं, जहाँ पे कि अब टेबल पर डिस्कशन का मुद्दा बच्चों के और बिहार के भविष्य का होगा, बेहतर शिक्षा का होगा, रोजगार का होगा, पलायन बंद करने का होगा, जिसमें बुजुर्गों के लिए क्या सुविधा हम क्रिएट कर सकते हैं उस पर डिस्कशन होगा हम किसानों के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं, डिस्कशन होगा हम अपनी माँ बहनों को कैसे सशक्त कर सकते हैं। तो इन मुद्दों पे जब आएंगे तो बुद्धिजीवी हमारे बिहार में वही बुद्धिजीवी जो इन नरेटिव्स के एब्सेंस में या ये टॉपिक के एब्सेंस में वो ऐसे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि उनके सामने पेश करें। अब हम जब टॉपिक ही नया पेश करेंगे तो ये लगता है कि जब इस पर डिस्कशन, तो लोग भी तो सुनेंगे ना, वो तो जब लोग सुनेंगे तो फिर उनका अपना फोकस क्लियर होगा कि हम पीतल को लेकर डिस्कस क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास इतने सोना पड़ा हुआ है। तो डिस्कशन जब सोना में होगा तो कहीं ना कहीं जो आउटकम होगा वो बेहतर होगा। तो इसीलिए ये नैरेटिव हम चेंज करने की नहीं बात करेंगे, हम कहें बदल देने की बात, जो है ना, व्यवस्था सुधारने की बात नहीं कर रहे, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये करने से मुझे लगता है लोग भी समझेंगे और जितने बुद्धिजीवी हैं वो भी समझेंगे और बिहार कहीं ना कहीं सही टॉपिक्स पे डिस्कस करना शुरू करेगा। शांत किशोर ने कल कहा, जो आपके दल के सर्वे सर्वा हैं, कि शराबबंदी हम समाप्त कर देंगे। ये आप पर बुमरैंग नहीं करेगा? पॉलिटिकली हाँ, घाटे का सौदा नहीं होगा? इस पे आपने धन्यवाद, आपने ये प्रश्न उठाया। हाँ, मेरे मन में भी ये चल रहा था कि कुछ पॉइंट्स थे जो लोग इस पे, मैं खुद एक पुलिस अफसर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि शराबबंदी जब नहीं है तो भी करप्शन था इस पूरे एक्साइज विभाग में, और शराबबंदी अब जब है तो वो करप्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया क्योंकि आप रेगुलेशन से बाहर हो गए।
पहले रेगुलेट होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट था जो कि क्या बन रहा है उस पर ध्यान होता था, कितना बन रहा है, कहाँ सप्लाई हो रहा है, इस पे ध्यान। आज क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं। तो लोग आज भी शराब का तो सप्लाई तो बंद हुआ नहीं, आप देख रहे हैं घर घर पहुंच रहा है। पहले दुकान से लेते थे, आज घर पे सप्लाई आपको मिल जा रहा है। लेकिन अब क्वालिटी जो है, इससे हुज ट्रेजेडी, किसी दिन आप देखेंगे सडनली हजारों लोग की एक एक झटके में मौत हो जाएगी ऐसे जहरीला शराब पीने से, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी के ऊपर। एक तो ये बात। दूसरा बात कि पहले देखिए शराब पीते थे लोग, घर में आके बदमाशी करते थे, महिलाओं को जो तकलीफ होता था। आज तो ज्यादातर लोग जो शराब के अवैध कार्य मतलब बिजनेस के चक्कर में जेल में है, वो सारे के सारे उन्हीं गरीब घरों से है। जो अमीर माफिया है वो कितने जेल में है, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए। मैंने भी तुरंत नहीं देखा है, बट मैं आपको अपने पुलिसिया अनुभव से बता सकता हूं कि मोर देन 70% लोग जो होंगे वो गरीब तबके से होंगे, जो कि शराब का ड्राइवर होगा, खलासी होगा, जो बस्ते में भर के ले जा रहा है, वो डोर टू डोर सप्लाई कर रहा है, यही अरेस्ट होते हैं। कोई माफिया अरेस्ट नहीं होता। तो पहले क्या, शराब पी के हस्बैंड घर आता था, अब तो घर भी नहीं आता, अब जेल चला जाता है, और फिर अब उसको अब जेल से छुड़ाने के लिए एक अलग जद्दोजहद शुरू हो जाती है। तो ये कितना बड़ा एक षड्यंत्र है जो गरीबों को ही अफेक्ट कर रहा है। और आने का मतलब कि शराबबंदी से गरीब जो हैं ज़्यादा अफेक्टेड हैं। बिल्कुल, शराबबंदी से गरीब ही अफेक्टेड है। ये एक मन का भ्रम है जो लोगों को लगता है ना कि अच्छा बंदी होने से कम डर तो है लोगों में। कहाँ डर है? लोगों को लगता है, बहुत महिलाएं, कि नहीं इससे अच्छा पहले तो ओपन पीता था, अब तो डर है। अब ये कैसे ठीक होगा कि नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर सरकार आती जब हमारी, तो सिर्फ शराबबंदी को अकेला मत देखिए, साथ में एक बेहतर कानून व्यवस्था की भी बात की जाए। एक ऐसा कानून व्यवस्था कि अगर जो महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस पे, अगर हमारा जो वुमेन सेल है या जो वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर में जो प्रकल्प होगा, कि अगर किसी भी औरत के ऊपर अगर किसी तरह की यातना होती है, अगर हम उसको एक नंबर इशू करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। एक हम उसको हेल्पलाइन नंबर देते हैं कि अगर कोई दारू पी के घर में आके हस्बैंड आपसे मारपीट करता है, कोई यातना, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने में स्पेशल हम सेल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से इमीडिएट रिस्पॉन्ड होगा। और जो भी हस्बैंड इस तरह की हरकतें करता है जिससे महिलाएं परेशान हैं, उसको इमीडिएट निवारण दिया जाएगा। तो ये नहीं कि दारू पी के, और आप ये जो जिसके चलते औरतों का परेशानी यही है, दारू या दारू पीने से नहीं है, कि दारू पीने के बाद जो हरकतें हैं उससे ज़्यादा परेशान है। और दूसरा कि घर के पैसे को ले जाके वो दारू में लगा देते हैं। लेकिन इसमें भी और एक चीज़ देखिए कि पहले मान लीजिए, अब आपको एक शराब का बोतल 50 रुपये मिलता था दुकान से, अब वही चीज़ आपको 150 रुपये मिलता है। तो पैसे तो वैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और ये जो पार्ट है जिससे महिलाएं परेशान है, तो सिर्फ शराब बंद नहीं होगा। शराब मतलब ये जो बंदी हटाया नहीं जाएगा, साथ में बेहतर कानून व्यवस्था लाया जाएगा। ये जो परेशानी शराब के चलते होती थी पहले, वो ना हो। तो इसको एक साथ जब देखा जाएगा, तब इसको समझ में आएगा कि शराब बंदी हटाना क्यों जरूरी हो गया है। क्योंकि आज वो रेगुलेट आप नहीं कर पा रहे, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, इससे गरीब घरों के ऊपर खर्चे का भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, शराब बंदी होने से कारण जिन लोगों को पहले इजीली अवेलेबल होता था, आज वो लोग ड्रग्स में लिप्त होते जा रहे हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारा समाज इसको देख नहीं रहा है कि आपने शराब हटाया तो नशे के जो नशेखोर होते हैं वो दूसरे तरह का नशा शुरू किए, तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मार्केट शुरू हो गया। अब मैं खुद ड्रग्स के अगेंस्ट बहुत लड़ा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अगर आप यहाँ स्थापित हो गया, बिहार को ख़त्म होते टाइम नहीं लगेगा। हम जो अपनी युवा शक्ति पे हम लोग आज बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये ड्रग्स बर्बाद कर देगा हमको, तो इसीलिए रेगुलेट करना ज़रूरी है। और बात कि अगर शराब के पैसे से एजुकेशन पे हम लोग बढ़ावा देते हैं, तो जब बेहतर पढ़ाई लिखाई होगा, एजुकेशन होगा, बच्चे जब समझदार बढ़ेंगे तो वो गंदे शराब के चक्करों में भी नहीं पड़ेंगे। जो शराबखोरी है, बच्चे आज पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चों का जो है ना, जो मानसिक उसकी विकास कह लीजिए या सामाजिक समझ इतनी नहीं है कि जो शराब के चक्कर में पड़ रहे हैं। जब बच्चे को ये पूरी तरह से अच्छी पढ़ाई से बढ़ेंगे, तो आपका शराब का खपत ऐसी शायद कम होने लगे। आप देखिए बहुत बड़े बड़े आप देखेंगे अधिकारी भी शराब पीते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, आर्मी है लोग, लेकिन उनको शराब पीना भी सिखाया जाता है कि आप डिसिप्लिन में कैसे आप उस चीज़ को किस तरह से अपनी इज्जत को रखते हुए चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं समाज में एक शिक्षा के तौर पे ये भी आना ज़रूरी है कि जो पीने वालों को भी डिसिप्लिन में कैसे रहना है ये समझाना है। क्योंकि देखिए आज तक प्रोहिबिशन, पूरे आप अगर इतिहास प्रोहिबिशन का उठा कर देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि एक भी केस आपको मिलेगा जहाँ पे प्रोहिबिशन सक्सेसफुल रहा हो। हमेशा उसका कुछ ना गफलती मिलेगा और अल्टीमेटली वो फेल हुआ और विड्रॉ करना ही पड़ा है। एक चीज़ हमको बताइए कि बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं
और ख़ासतर से जो विपक्ष में हैं और बिहार में सत्ता पक्ष में भी हैं, खुल कर के तो नहीं बोलते हैं, एक पार्टी खुल कर के बोलती है कि बीजेपी ने प्लांट किया है प्रशांत किशोर को लालू और नीतीश को समाप्त करने के लिए। देखिए ये सोच आना लोगों के बीच में लाजमी है, क्योंकि जब आपको समझ नहीं आता है, कुछ होता है ना, समझ ही नहीं आ रहा यार ये सडनली ये कैसे हो रहा है, कोई सक्सेसफुल कैसे बन रहा है। तो जब आदमी के पास लॉजिक नहीं मिलता है इसको बोलने का, है ना, यही प्रॉब्लम है हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में। यहाँ पे लोग इमोटिव्स मतलब इमोशनली लोगों को बरगलाते हैं, मतलब आप उसको उसकी संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। तो वो डर की राजनीति जो थी कि भाई देखो ये लोग का प्लांट किया हुआ मैटर है, तो यही दो दल कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादातर राजद ये वाला चीज़ कर रहा है, क्योंकि राजद को समझ में आ रहा है कि उनके जो किरासन निकाल लेने की बात हुई है अब लालटेन से, और उनका जो बत्ती है वो वहाँ से गुल होने की बात हुई है, तो उनको कुछ तो डराना पड़ेगा ना अपने लोगों को बोल के, अपने लोगों को बांध के रखने के लिए, रोक के रखने के लिए, डरा रहे उधर मत जाओ, उधर शेर है, उधर मत जाओ, उधर भूत है, उधर मत जाओ, उधर पकड़ लेंगे तुमको। हाँ, ये उन्हीं का आदमी है, जबकि ऐसा नहीं। आप एक बात समझिए, एक आदमी प्रशांत किशोर जी जैसे हैं, वो आदमी ने अपनी जिंदगी भर जो काम किया है उसको वो किसी और का एजेंडा पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी झोंक देगा, उसमें अपना किसी का पर्सनैलिटी या कैरेक्टर नहीं है। वो आदमी बिहार का है, उसको बिहार के लिए दर्द नहीं है कि वो सिर्फ किसी का ये पॉलिटिकल खेल में अपनी जीवन सेक्रीफाइस कर देगा। हम भी इसमें है शामिल। जीवन सेक्रीफाइस करने का बात है, जब ये दोनों समाप्त हो जाएंगे और ये सिद्ध कर दें कि मैं हूँ इनको समाप्त करने वाला, तो बीजेपी अपना नेता इनको बना देगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई अपना अस्तित्व इस तरह से विलीन करने को तैयार है, जो कि इतना बड़ा एक प्रकल्प लेके चल रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोग अब जुड़ गए हैं साथ में, करोड़ों लोगों को साथ लेके अपनी आइडेंटिटी को ऐसे कोई विलुप्त कर देना चाहे, मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर जी ऐसे हैं। और क्योंकि मैं जितना समझ पाया हूं उनको, कि वो एक बड़े विलक्षण आदमी है जो अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, और वो अपनी बात को, अपनी चीज़ को जो करना चाह रहे हैं वो समझ के कर रहे हैं, और इस जन सुराज को, ये पूरी मुहिम को वो स्थापित करना चाहते हैं बिहार का परिचय बना के। ये किसी और पार्टी का परिचय नहीं, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, फिर ये राजनीति में हम लिप्त हो जाएंगे। बिहार को, बिहारी अस्मिता को एक परिचय बनाया जाए। इसका नारा देखिए आप, जय बिहार, जय जय बिहार। मैं आसाम में काम किया हूँ, मैं आपको बताऊं, वहां पे भी होता है, लोग आपसे मिलेंगे कहेंगे जय आई अखम, मतलब जय माँ असम की जय हो। हम बिहार में ये कल्चर ही नहीं था। हम लोग अपने को राष्ट्रवादी जो पेश करते हैं, जब तक आप अपने घर के नहीं हो, मोहल्ले के कैसे होंगे आप? अरे तो वो तो पहले ही बता चुके हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हाँ, देखिए, ये एज अ स्ट्रैटेजिस्ट है ना, जब आप किसी को प्रोफेशनल काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप तो उसमें अच्छा करेंगे। वो तो तब प्रोफेशनली कर रहे थे, और जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो चाहेंगे कि भाई मेरा क्लाइंट जीते। वो तो चाहेंगे कि मेरा क्लाइंट जो है, क्योंकि उनका सक्सेस तो उसी पे मापा जाएगा कि उनका क्लाइंट जीता कि नहीं जीता। अब वो सब करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये स्लोगन दिया, सात निश्चय दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो ज़मीन पर अवतरित नहीं जब होते देखा, वो दिखा कि यार मेरे बुद्धि से दिया हुआ चीज़ लोग अपनी राजनीतिक उसमें साध रहे हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ज़मीर बिहारी बच्चा, मैं ही देखिए नौकरी छोड़ के आया हूँ, मेरे अंदर का जो बिहारी एक लड़का है वो नहीं मान पा रहा है इस बात को कि क्यों मेरा बिहार को सब लोग एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्यों शोषण कर रहा है। ये चीज़ तो उनमें भी है कि सब जब पा लिया अपने जीवन में, तो एक मन तो होता है अपनी मिट्टी के लिए कुछ जाके करे। तब इन्होंने उस चीज़ को छोड़ा और आके अब वही चीज़ जो पहले नेता को लिए करते थे, अब वो जन सुराज और बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस स्वरूप को उनके राजनीतिक विशेषज्ञ जो थे और अब जो खुद वो राजनीति में आ गए हैं, तो इन दोनों को अलग अलग देखना चाहिए, इसको जोड़ के नहीं कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आप मतलब अब कोई भी देख लीजिए, आप कोई दो अलग प्रोफेशन है। पैसा कहाँ से आवता था ना? देखिए, पैसा कहता है खुद बहुत बार बोलने बड़े, पहले बात तो हम ये सोचब कि जो खुद ये इतना काम, आम जौन भी सवाल पूछनी है, ये आम जनता या पॉलिटिकल पार्टी में हमरो से बहुत लोग पूछ रहे, वही हम बतावत नहीं कि पैसा कहाँ से आवता है, जो हम जितना जाना था नहीं कि एक तो इन्होंने कुछ पैसा कमाया है ना भाई, इतना साल 100 करोड़, हजार करोड़ रुपए का जो फीस लिए थे, तो पैसा तो है। तो इतना पैसा वो खुद का पहला बहुत पैसा तो खुद का लगा रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है कि इनके बहुत दोस्त हैं, बहुत शुभ चिंतक हैं, जिनके साथ इन्होंने पहले काम किया है और जिनको ये लगता है कि हाँ, ये एक बेहतर काम करने जा रहे हैं, ये एक सामाजिक काम है और कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के लिए काम है, तो वो लोग भी सामने बढ़ के इनको सहयोग कर रहे हैं। अब उसके बाद क्राउड फंडिंग की भी बात आ रही है कि जहाँ पे कैसे हम लोग करीब 2 करोड़ लोगों से 100 रुपए ही लेंगे, जिससे 200 करोड़ रुपए का एक फंडिंग। राजनीति को एक कारपोरेट कल्चर बना रहे हैं।
नहीं इसको देखिए ये ज़रूरी है। जब पूरा दुनिया कॉर्पोरेटली चल रहा है, तो राजनीति को कॉर्पोरेट नहीं बना रहा। जकरा मेरे पैसा ना रही उना लड़ी चुनाव। ना उलड़ी नु जनसुराज ये तो कहता कि वाला को पैसा ना चाहिए, बस साहस करें। अगर आपके पास साहस है और नेतृत्व की क्षमता है, तो जनसुराज आपको संगठन भी देगा और आपको संसाधन भी देगा। ये सारा जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जनसुराज का, तो इसीलिए ना हम जैसे लोगों के पास जैसे पैसे नहीं है। तो आपके पार्टी से जो लड़ेगा वही उसी को ना आप साथ दीजिएगा। हमारा मन करता है कि हम निर्दलीय लड़ब, तो पैसा रही तब नहीं लड़ब। इतना आप महंगा कर दीजिएगा, 20,000 करोड़ सुनते हैं कि चुनाव के लिए आपके पास बजट है। हाँ देखिए, ये जो है चुनाव का महंगा करना, तो ये तो कॉम्पिटिटिव है। अब डेमोक्रेसी एक जो लोकतंत्र है, ये तो कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पे कि जिसमें ज़्यादा क्षमता है, जो ज़्यादा संसाधन जुगाड़ सकता है और अपनी बात को रख सकता है, वही आगे आएगा, नेतृत्व उसको मिलेगा। तो इसमें इसलिए नहीं डरना चाहिए। देखिए मेरा मानना है अब कि मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल बता रहे हैं। हम जब बक्सर में चुनाव लड़े, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे में ये काबिलियत था कि हम संसाधन यहाँ से वहाँ से बोल बाल के कैसे न कैसे जुगाड़े ना। तो एक नेता आदमी अगर एक संसाधन जुगाड़ने की क्षमता नहीं रखता है, तो नेतृत्व कैसे करेगा आगे का। तो इसीलिए कंपटीशन है। अगर जनसुराज के आप है तो जनसुराज आपका ध्यान रखेगा, और अगर आप जनसुराज के नहीं है तो जनसुराज से लड़िए आप। जैसे कंपटीशन है, आपने कहा किससे कंपटीशन है? मतलब हम पॉलिटिकली तेजस्वी यादव से है कि नीतीश कुमार से? कि जो कंपटीशन वो एनडीए से होगा। हाँ, इनसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इनका जो समीकरण चलता था वो अब समझदार हो गया, समझ गया है। और आप खुद हमारे कल के आप जो अधिवेशन में आपने देखा होगा कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय से और माइनॉरिटी समुदाय से मतलब हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ ऐसे नहीं जुड़े थे। जो बापू सभागार पूरा भर गया उनकी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी समुदाय के बुद्धिजीवियों से, तो ये मजाक नहीं। तो ये उनका तो खत्म है चैप्टर, उसको कंपटीशन में अब नहीं है। कंपटीशन में होगा एनडीए। तो हमारा जो कंपटीशन है वो एनडीए और उनके जितने भी दल हैं उनके साथ ही होगा हमारा कंपटीशन। हम यही मान के चल रहे हैं। आप चुनाव मैदान में आ गए, इतनी अच्छी नौकरी आपने छोड़ दी, ड्रीम होता है आईएएस आईपीएस बनने का, ये कैसे अचानक, मतलब अचानक आ गया क्या? मैंने कैसे आ गया, हम समझ नहीं पाए हैं। कन्हैया भैया, इसमें क्या था कि मैं तो जब जॉब कर रहा था तो मैं 2011 बैच का हूँ। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जब मैं लॉन्च हुआ वहाँ पे, तो मेरे को पहले मेघालय सेगमेंट अलॉट हुआ। तो मेघालय में मैं करीब 2013 से 17 तक था, और वहाँ मैं लगभग ये 5 साल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में था। खाली जंगल जंगल जंगल, यही इनकाउंटर्स, जंगल, गोली, बंदूक, खून, यही लगातार 5 साल देखा। इसके बाद फिर मैं असम शिफ्ट हुआ। असम आया तो रेगुलर पुलिसिंग जो होता है, मैं टोटल 5 जिलों में एसपी रहा, तो सब काम करता रहा। और काम करते वक्त मैंने अपने जिलों में ये चीज़ करते हुए देखा कि अगर मैं ठीक हूँ, मेरे जिले में एकदम सही में सुशासन जो कह लीजिए, एकदम जो बेस्ट जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता वो किया मैंने, और करके देखा। आप भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकता है, मैंने करवाया। अपने पूरे जिले में भ्रष्टाचार के नाम पे 0 कर दिया था मैंने। हाँ, क्राइम मुक्त करवाया, क्राइम के नाम पे 0 कर दिया था। तो जो हो सकता है मैंने देखा कि ये अचीवेबल है, ये हवा की बात नहीं है, बशर्ते मुझे पहले पर्सनली क्लीन रहना पड़ेगा, मेरा एजेंडा क्लियर रहना पड़े, मैं क्यों। और ये करने के बाद जब मैं बिहार आता था, गांव आता था कभी, यहाँ देखता था ऐसा मुझे जंगल राज दिखता कि मतलब लग रहा था खुद के अंदर ना बेचैनी होता कि यार मैं असम में ठीक कराओ। जंगल राज दिख रहा था नीतीश के राज में। हाँ बिल्कुल मुझे दिख रहा, जंगल राज यहाँ भी दिख रहा था कि आप हर चीज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, आप दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। मैं बताता हूँ, मैं एक एसपी जूनियर था मेरा, एक जिले में मैं उससे मिला। वो कहता है कि सर 7-8 मर्डर होता है तब तक तो ठीक है, 10 जब पार होता है ना, तब हम लोग थोड़ा सा हरकत में आते हैं। एक दिन में हिलना डुलना शुरू करते हैं। एक दिन में बोला, जब एक दिन में 7-8 तो हो जाता है सर, वो तो देख लेते हैं हम लोग, नॉर्मल है। नॉर्मल है। जब 10 पार करता है तो हम लोग थोड़ा सा हरकत। हम सोचे वहां पे तो क्राइम, सोच लीजिए तो हम टांग तोड़ देंगे आपका, करना तो बहुत दूर का बात, अब सोच लेंगे। और यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पे आके देख रहे हैं बिहार में कि एसपी साहब कह रहे हैं कि 7-8 तो सर नॉर्मल है, 10 क्रॉस होगा तब हम थोड़े हरकत में आएंगे। वो ये बात ये नहीं दिखाता कि वो एसपी कमजोर था, वो एसपी कर सकता था। उसको नहीं प्रॉपर सुपरविजन मिल रहा है, नहीं उसको जो प्रोफेशनल एक जो इन्वायरमेंट होता है, जिसे इकोसिस्टम नहीं है काम करने वाला। और दूसरा जो राजनीतिक तौर पे ये हर चीज राजनीतिक बिसात पे ऐसे लगा दिया गया है कि वो लड़का अपना खुद का भूल गया है कि उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर राष्ट्रीय स्तर पे क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज जब मैं देखा शुरू किया, तो ये एक अधिकारी होकर मैं नहीं बदल सकता हूँ। मैं एक जिले को सुधार सकता हूँ, डीआईजी बन जाऊंगा, ये रेंज पे में भी अधिकार हो सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं होगा, एसपी ही चलाता है। डीजीपी बन जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ,
तो तब ये समझे कि ये कर कौन रहा है। मैंने एक चीज़ देखा वहाँ पे, असम में जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं, अच्छे प्रशासनिक हैं। तो उनका देखा मैंने, जो क्लैरिटी जब दिया उन्होंने, और जिस तौर पे मुझे मजा आने लगा कि मैं तो ऐसे ही करता था, सारे एसपी जब एक झटके में ठीक काम करने लगे तो मेरे को अच्छा लगा, अरे यार। तो ये समझ में आया कि देखिए, हमारे देश को आज के दिन में अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो आप राजनीतिक मंच से ही कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मंच से आप कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड स्फीयर में कर सकते हैं। उससे बाहर आप अगर एक सिस्टम, घर के अंदर बैठ के आप घर का ढांचा बदलेंगे तो घर आपके ऊपर गिर जाएगा छत पे और आप दब के मर जाएंगे। घर बदलना है तो पहले सिस्टम से बाहर निकलिए, अगर सिस्टम बदलना है तो ये समझ में आया कि ये एक राजनीतिक मंच से ही हो सकता है। तो मेरा राजनीति में आने का कारण पर्सनल नहीं है, पर्सनल मैं खुश था वहां पे, गांव में आए, हालात देखा अपने अंदर से मेरा मन नहीं माना। मैं बता, मैं जाके ना, जब मैं वहां कोई आता था, एक कोई बूढ़ा आदमी आता था, मैं एज एसपी मैं खड़ा होकर सत्कार से नमस्ते आप बैठिए, उनको चाय पानी पिला। लेकिन यहाँ के देखता था मैं कि इतना दुर्व्यवहार है। एक साधारण आदमी आ, जब मैं एज एसपी बोलता था, मेरे पूरे जिले में आप जाके पता कर लीजिए, मैं सारे थानेदारों को बोल रखा था कि अगर कोई आता है आदमी तो उसको महसूस होना चाहिए कि तुम उसके लिए बैठे हो सेवक बन के, उसको पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, उसको कंफर्ट दीजिए और फिर उसकी बात सुनिए और उसको मदद करिए। तो ये चीज जब मैं यहाँ क्यों नहीं मिल सकता है, तो ये बदलेगा कैसे? तो मैं तो एज एसपी भी, इंटर काडर डेपुटेशन पे भी आके मैं एक जिले में बदल सकता हूँ। ये मानसिकता कैसे बदलेगा? वो राजनीतिक मंच से ही बदल सकता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, एक ही तो जीवन है, अब इसमें मैं अपने नौकरी करके रिटायर हो जाऊँ और फिर पूरा सुख भोग लूँ, फिर रिटायरमेंट के बाद आऊँ मैं यहाँ पे, फिर तो उतना नहीं कर पाऊंगा, उतना ताकत भी नहीं रहेगी। कितना दिन सर्विस में रहे आप? मैं करीब 13 साल रहा इसमें। 13 साल रहे। अच्छा ये बताइए, अभी चूंकि बक्सर से आप चुनाव लड़े, 50,000 आपने वोट लाया, बक्सर में सबसे आपको क्या लगा, क्या समस्या, सबसे बड़का समस्या हो का बा? मुझे सबसे बड़का समस्या है बात स्वास्थ्य के, सबसे बड़का समस्या बा। कानून व्यवस्था के हम ना बोले पहले तुरंत, हाँ बगल में आ रहा बा और बुरा हाल बा आ रहा कहता कानून व्यवस्था में, बक्सरों के बुरा बा, लेकिन सबसे बड़ा वजह प्रॉब्लम बा स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य मतलब इतना जर्जर बा कि वो या आदमी मतलब मरल और निश्चित बा अगर तनी मनी एक्यूट कुछ हो गया था। और हॉस्पिटल भी नहीं, एम्बुलेंस सर्विसेज भी ठीक से नहीं है वहाँ, लोग जैसे तैसे, या तो आप मरना भी है, प्राइवेट नर्सिंग होम प्राइवेट है लेकिन वहाँ के लिए आपके पास पैसे है उतना देने के लिए, लोग के इंश्योरेंस भी नहीं करा पाते हैं वहाँ पे। इतना वहाँ का जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बुरा मुझे दिखा। सबसे पहली बात में मैं खुद देखा, मेरे पिताजी का ही गिर के आप कहना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो जान जाएगी और नर्सिंग होम में जाइएगा तो प्रॉपर्टी जाएगी? हाँ, और सरकारी हॉस्पिटल में जान पक्का चला जाएगा और मैं खेत में चाहिए जाइए, और नर्सिंग होम में जाइब तो पहले ठीक हो जाइब तो हार्ट अटैक से मर जाइब, ओकरा बाद जो रुपया बिल मिली, हाँ ओकरा बाद हो। अच्छा आप नौकरी छोड़ करके आ गए, इतनी अच्छी नौकरी, परिवार में, कुटुंब में, और नहीं कि लगता कि पागल है कार्य मर्द लेके कहाँ से फंस गई है, में जरूर कहती हो ना सब लोग देखिए घर से हमको, हम ये चीज़ मतलब ओपनली कहना चाहेंगे कि हमारा बहुत सपोर्ट पर्सनली फैमिली से ना मिलल, अभी नहीं खे ना, मैंने से मिलल ना देखिए सपोर्ट, एकदम सपोर्ट नहीं खे, ये मामला में नहीं खे, फैक्ट भाई नहीं खे। कहे कि देखिए जो जीवन मैंने उसको पहले दिया, हाँ अब सडनली सब गायब हो गया, ना गाड़ी है, ना ऑर्डरली है, ना घर है, कुछ नहीं है, रास्ते पे ले आए तुम हमको, उस टाइप का बात हो गया। हाँ लेकिन हम क्या करें, जब हमारे अरेंज मैरिज रहे कि लव मैरिज? हाँ ना, हमने के मतलब जान पहचान रहे पहले से, और अरेंज मैरिज रहे लेकिन जान पहचान रहे पहले से जी। अपने जिला के है ना, प्रतापगढ़ यूपी से है, और लेकिन बहुत अच्छी है वो। तिलक भी ले नहीं हो कब? ना एक पैसा ना, एकरा हम सख्त विरोध में हमेशा रहल बनी। हम बताएं जब शादी होए के बात होत रहे तो हमारे घर वाला बताओ तन जोड़ के बहुत रिश्तेदारी आवत रहे, माने आवत रहे लोग करोड़ों करोड़ों रुपया का ऑफर लेके कि का हाथ करोड़ के बजट बा, हाथ ना राख ली है, जमीन ले ली, फैक्ट्री ले ली, का ना का आवत रहे लोग। तो वो चीज़ खाती हम, और नहीं तो हम सच बताते हम कहीं शादी करे के मूड में ना रहे, लेकिन अब इतना घर से ऐसा होए लागल कि हमें बेची दी हैं लोग, कुछ घर के आदमी छील देलन। हाँ मतलब ना ये हिसाब से होत रहे। तो लास्ट में हम जब शादी कहीं जिनका से कहा कि हम पहले जान पहचान में रहे, एक चौबंदी पैसा ना, कभी एक मतलब एक आना मतलब कुछ ना, हमने के दोनों आदमी अपना अपना ओर से मिला के जन शादी भाई। बारात उरात गइल होनी तो कहाँ से पैसा आइलू सब? तो ऐसा तो ना रही नो, नौकरी करत रही तो सैलरी मिलते रहे है नो, तो 2-3 महीना की सैलरी बचा लेवे से ना चुच भई रहे कि ना हुआ? वो सब ना भइल रहे, ऐसा कुछ ना भइल रहे, बहुत सिंपल साधारण से शादी भइल रहे, वैदिक जन मंत्र के
बिहिया के पूरी न रही, बुनिया न रही, नाच चाहिए ओझा के न घरे रहत रहे, अब चांद भी बिना नाचे बजे के हो गई। जी जी, बिना नाच बजा के हो गई, एकदम साधारण तौर पे भइल, कोनो दिखावा ना, कोनो शोर शराबा ना, एकदम साधारण तौर पे कि बल्कि ओ से जितना पैसा बच जाए तो कोनो अनाथालय में दे दिया, ये सब करे के कोनो जरूरत ना रहे। तो इतना समझ अगर यूपीएससी के बताई पास करके आईएएस आईपीएस हो के आदमी का इतना समझ ना हो या पैसा ऐसे वेस्ट करे कि जितना पैसा में ये सब करियो उतना में एगो लड़का के दे दे 2 साल पढ़ाई कर ली, हो सके एगो लड़का के जीवन बन जियो में। तो ई भाव के साथ हमने कि ऐसा कुछ ना कहीं जा। क्वेश्चन लागल और वो सब बताइए, आप लोग भी बताइएगा कि ये इंटरव्यू आनंद मिश्रा जी के साथ कैसा इंटरव्यू रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ऐसे ही हम भविष्य में भी इंटरव्यू लेकर के अच्छे अच्छे लोगों को और बुरा बुरा भी लोग के लिए न जाए। ठीक नू, भोजपुरी भी अच्छा भोजपुरी बोल लेते हैं, हमारा ना विश्वास रहे कि भोजपुरी बोली है, लेकिन ठीक। तब ओके, नमस्कार, बाय बाय।